हेलो बच्चों, आज की इस फ्रेश एवं न्यू वीडियो के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित के अभ्यास प्रश्नावली 1.3 को विथ बेसिक हल करने वाले हैं, जो कि आपके नवबोध प्रकाशन पर आधारित है। यानी कि यदि आपके स्कूल या कॉलेज में नवबोध प्रकाशन की बुक चलती है तो आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम नवबोध प्रकाशन के अभ्यास प्रश्नावली 1.3 से आज इस वीडियो की शुरुआत एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे। दूसरी चीज की वीडियो के अंदर जो भी आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत यानी कि जिसके अंतर्गत समुच्चय आता है उसके जो भी बेसिक्स रहेंगे, सबसे पहले उन बेसिक का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो के साथ बने रहिए और इसी प्रकार से वीडियो की शुरुआत करें। खास प्रश्नावली आपके 1.3 की शुरुआत करें। आइए कुछ बेसिक्स के इसके समझ लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है कि ए बी और सी, और समुच्चय बी बराबर आपका दिया हुआ है, समुच्चय ए बी बराबर दिया हुआ है ए बी सी और डी। इस प्रकार से आपके क्या दिए हुए हैं, इस प्रकार से आपके अगर दो समुच्चय दिए हुए हैं तो इनमें संबंध कैसा है। एक चीज अगर आप गौर करें यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे समुच्चय बी में उपस्थित हैं। और जब आपके पास कंडीशन ऐसा हो कि आपके पास दो समुच्चय हों और पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हों तो इसे हम कहते हैं ए सबसेट। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सबसेट, यानी कि हिंदी में इसको पढ़ते हैं उप समुच्चय। इसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में, उप समुच्चय पढ़ते हैं। तो ए सबसेट ऑफ क्या है, बी है, यानी ए जो है बी का उप समुच्चय है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे उप समुच्चय की, कि यदि हमारे पास दो समुच्चय ऐसे हैं जिनमें से पहले समुच्चय यानी ए के दो समुच्चय ए तथा बी ऐसे हों जिनमें ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हों, समुच्चय बी में मिलते हों, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। और इसे सिंबॉलिक भाषा में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको पढ़ते क्या है कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ क्या पढ़ते हैं, इसको बी पढ़ते हैं। तो या ए बी का उप समुच्चय है, हिंदी में इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो पहला तो हमने समझा कि इसको उप समुच्चय को। दूसरा एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले लें कि जैसे समुच्चय ए बराबर था आपका, ए बराबर होगा आपका ए बी और सी, और समुच्चय बी बराबर आपका एक होगा, समुच्चय बी बराबर आपका होगा ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से आपका दिया हुआ हो। और इसमें देखिए उप समुच्चय में और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, उस फर्क को आपको बस समझना है। देखिए अगर इसमें आपका डी नहीं भी होता तो भी यह ए बी का क्या कहलाता, उप समुच्चय कहलाता। और आपका जैसे अगर यहाँ पे इसका उल्टा अगर हम लिख दें कि जैसे बी सबसेट ऑफ ए, तो क्या यह सही है क्या? इसका मतलब यह है कि ए सबसेट ऑफ बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पहला के सभी अवयव दूसरे में उपस्थित है। इस अगर ऐसा आपको लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पहले के सभी अवयव दूसरे में उपस्थित हैं। तो इसके लिए पहले का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और इसके लिए पहले का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो क्या बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हैं? तो देखते हैं ए बी सी और डी, डी जो है ए में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह इसका सबसेट नहीं है, यह इसका उप समुच्चय नहीं है। तो कोई भी समुच्चय एक दूसरे का मतलब उल्टा कब हो सकता है कि जब आपका ए बराबर हो बी के, तब आपका ये संभव है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब दूसरा जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसको हम ये कहेंगे कि ए, इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सेट। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सेट। इसको क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर सेट, या इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं प्रॉपर सेट को हिंदी में कहते हैं उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय क्या पढ़ते हैं, उचित उप समुच्चय। अब आते हैं, चलते हैं इसकी परिभाषा पर कि आखिर उचित उप समुच्चय क्या होता है। देखिए उप समुच्चय क्या होता है कि
पहले वाले के सभी अवयव दूसरे में विद्यमान होना चाहिए। इसका उचित उपसमुच्चय का मतलब यह होता है कि आपके पास कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि पहले वाले के सभी अवयव बी में उपस्थित हों, लेकिन कम से कम एक या एक से अधिक अवयव ऐसा भी उपस्थित हो जो बी में ए में ना हो। देखिए थोड़ा सा इसमें अलग से जुड़ गया है लाइन, बस उस लाइन को गौर कीजिएगा कि इसकी परिभाषा में, उचित उपसमुच्चय की परिभाषा में केवल व केवल बस इतना है कि ए पहले के सभी अवयव दूसरे में विद्यमान हों, जो कि उपसमुच्चय भी कहता है, और उपसमुच्चय इसमें भी जुड़ा हुआ है लेकिन इसके साथ उचित जुड़ा हुआ है। तो उचित किस बात को डिफाइन करता है? वह एक बात यह है कि बी में एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हों जो कि ए में उपस्थित ना हो, तब आपका कहलाता है कि ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। यदि मैं बात करूं कि जैसे ए समुच्चय ए बराबर आपका अगर एक ऐसा है कि 1, 2 और 3 है, और समुच्चय बी बराबर भी क्या है 2, 1 और 3 है, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो यह आपका ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है और ए बराबर है बी के। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ए क्या प्रॉपर सेट है बी का, क्या तो प्रॉपर सेट की परिभाषा बस इतनी सी है कि ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए, लेकिन कम से कम बी में एक या एक से अधिक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तब वह क्या कहलाता है? प्रॉपर सेट कहलाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा अवयव ए में बी में नहीं है जो ए में ना हो, तो इसलिए यह ए बी का प्रॉपर सेट नहीं है या बी ए का प्रॉपर सेट नहीं है। इस प्रकार से हम सुपर सेट और प्रॉपर सेट को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह परिभाषा, इन दोनों का डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो भी परिभाषाएं मैं बोल रहा हूं यहाँ पर ना, उन परिभाषाओं को आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा मेरी मान करके, क्योंकि जब आप एक बार कमेंट बॉक्स में उन परिभाषाओं को लिख देते हैं तो वो परिभाषाएं आपके डिजिटल बोर्ड में पीछे छप जाती हैं। तो बस इस बात का ध्यान रहे और कमेंट बॉक्स में आप लोग एक्टिव रहें, लेक्चर को देखें और कॉपी पेन लेकर के क्लास में जरूर बैठें। आइए अब अगले क्रम में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं कि जैसे एक को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आगे चल करके इसकी चर्चा करेंगे। अगर U आपके पास एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयव क्या है? A है, B है, C है, D है, E है, F है और स्मॉल g है। ये आपके क्या है? U आपका एक समुच्चय है। अब देखिए कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक समुच्चय ऐसा होता है जो उसके अलावा अगर 2-3 समुच्चय आपको दे दिए जाएं तो उन तीनों समुच्चयों के सभी अवयव उस एक ही समुच्चय में विद्यमान हों, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। जैसे एक समुच्चय आपका है A जो कि क्या है? A और B है, और दूसरा समुच्चय है आपका B जिसमें आपका क्या है? B, C, D और E है, और तीसरा समुच्चय है आपका C जिसमें क्या है? आपका E, F और G है। तो ये आपके 3 समुच्चय हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान दें, गौर करें तो आप देखें तो जो समुच्चय A है, A के सभी अवयव U में उपस्थित हैं। जो समुच्चय B है, B के सभी अवयव U में उपस्थित हैं। जो समुच्चय आपका C है वह C के भी सभी अवयव कहाँ उपस्थित हैं? U में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो U होगा, U क्या है? सर्वात्रिक समुच्चय है। U सर्वात्रिक समुच्चय है। सर्वात्रिक समुच्चय आपका क्या कहलाएगा? U आपका क्या कहलाएगा? सर्वात्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो सर्वात्रिक समुच्चय कोई भी समुच्चय कब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर जो भी आपके 2-3 समुच्चय दिए गए हों उनके सारे के सारे अवयव अगर किसी एक ही समुच्चय के अंदर विद्यमान है तो उस समुच्चय को हम क्या कहेंगे? सर्वात्रिक समुच्चय। जैसे यहाँ पे A के जितने भी A, B थे वह U में मिल रहे हैं, B के जितने भी अवयव हैं वे सारे के सारे U में मिल रहे हैं, C के जितने भी अवयव हैं वह किस में मिल रहे हैं? U में मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो U है आपका, U एक सर्वात्रिक समुच्चय है। यानी कि अगर दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव अगर किसी एक समुच्चय में उपस्थित हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वात्रिक समुच्चय कहते हैं। एक चीज और कि जैसे अगर आपके पास कोई समुच्चय A बराबर दिया हुआ है, कोई समुच्चय अगर आपके पास A बराबर इस प्रकार से है कि 1, 2 और 3 इस प्रकार से दिया हुआ है, और एक समुच्चय इसके अंदर ही बना दिया गया है कि 3, 4 और 5 इस प्रकार से। यानी कि अगर इसमें हम देखें तो इसमें एक
एक समुच्चय का अवयव है, बी जो है वह एक ए समुच्चय का अवयव है। लेकिन यह अगर इसको हम अलग अलग कहेंगे कि 3 बिलोंग्स टू, जैसे अगर हम कहें कि 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है। यह समुच्चय पूरा का पूरा समुच्चय इसमें बिलोंग्स करता है, ना कि केवल 3। तो अगर आपके पास कंडीशन ऐसा हो कि किसी समुच्चय के अवयव अगर स्वयं खुद समुच्चय हो, जैसे समुच्चय ए का अवयव यह एक क्या है, एक समुच्चय ही है, तो समुच्चय ए का अवयव एक खुद से ही एक समुच्चय है, वह है, तो इसे हम कहते हैं समुच्चयों का समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चयों का समुच्चय। इसे कहते हैं हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। यदि कोई समुच्चय आपके पास ऐसा है जिसमें अवयव के रूप में अगर कोई समुच्चय उपस्थित है, जिसमें अवयव के रूप में कोई समुच्चय उपस्थित है, तो वह क्या कहलाएगा? समुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा। अगला आता है आपका घात समुच्चय। अगला क्या आता है आपका? घात समुच्चय। परेशान मत होइए, एक आध टॉपिक और है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करता चलूं, फिर अभ्यास प्रश्न पे चलेंगे। आपके बेसिक्स अगर क्लियर रहेंगे, ये परिभाषाएं अगर आपको याद रहेंगी, तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं रखा है, एक्सरसाइज आपकी 2 मिनट के अंदर हल हो जाने वाली है। अब देखिए, कोई भी घात समुच्चय क्या कहलाता है? जैसे अगर समुच्चय ए है और समुच्चय ए बराबर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। अब अगर इसके सारे अवयवों का उपसमुच्चय अब हम बनाएं, सारे अवयवों का उपसमुच्चय की परिभाषा अभी हमने पिछली में बताई थी, अभी हमने बताई कि क्या होता है उपसमुच्चय, कि ऐसे अवयव कोई जो पहले समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में अगर विद्यमान है, तो वह उसका क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। यदि ए के अगेंस्ट मैं एक ऐसा अवयव लिखूं जैसे ए, तो ए क्या इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है? है, क्योंकि ए इसमें है। तो अगर यहाँ पे x बराबर मैं एक समुच्चय ले लूँ, x बराबर, और उसका अवयव दिखा दूँ a, तो x क्या a का सबसेट है? यानी इसको हम कह सकते हैं ना कि x सबसेट ऑफ a, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अगर मैं x बराबर ये दिखा दूँ कि a और b, तो यह आपका x जो है सबसेट A है कि नहीं है? अगर मैं दिखा दूं x और इसको दिखा दूं मैं क्या, B केवल दिखा दूं, तो यह अगर हम कहें कि x सबसेट ऑफ A है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं एक और अवयव ले लूं x बराबर, जिसे हम C दिखा दूं, तो यह x सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि अगर इसमें हम ऐसे ले लें कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का उपसमुच्चय, तो यह समुच्चय ए का क्या है? एक उपसमुच्चय है। यह भी समुच्चय ए का एक उपसमुच्चय है। तो यानी कि अगर अगला एग्जांपल मैं ले लूं, सभी एग्जांपल देखते जाएं, अगर मैं बी और सी ले लूं, तो यह भी आपका एक्स सबसेट ऑफ क्या है? ए है। अगर मैं अगला एग्जांपल ले लूं, सी और ए ले लूं, तो यह भी क्या है? यह भी आपका एक्स सबसेट ऑफ ए है। यदि मैं एक और एग्जांपल ले लूं, एक ए, बी और सी, तो यह भी आपका क्या है? यह भी एक्स सबसेट ऑफ ए है। यानी कि इसमें जितने भी अवयव आए, जितने भी समुच्चय आए, यह सभी के सभी ए के उपसमुच्चय हैं, ए के सबसेट हैं, ए के सबसेट हैं। तो इन सबसेटों को, जो इन अवयवों के सबसेट हैं, उन सबसेट को हम क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। और इसे हमेशा, जैसे अगर ए का घात समुच्चय दिखाना है, तो पी ए से प्रदर्शित करेंगे और उनके अवयवों को अलग अलग जोड़ा इस प्रकार से बना करके लिख देंगे, तो वही उसका क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। यानी पी ए, यानी ए का घात समुच्चय क्या है? ए का घात समुच्चय आपका ए है। दूसरी चीज कि इसके अंदर फाई भी रहेगा, एक इसके अंदर फाई भी रहेगा। फाई का मतलब क्या होता है? खाली। और फाई हमेशा किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। एक बात बस नोट पॉइंट करते चलिएगा, नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। नियम में लिख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। तो पहला तो इसका फाई हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चौथा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तीसरा, चौथा के बाद पांचवा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। छठवां क्या हो जाएगा? आपका बी सी हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा? आपका सी ए हो जाएगा। आठवां क्या हो जाएगा? आपका
ए बी सी हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि घात समुच्चयों की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे इसमें 3 अवयव हैं तो हम इसमें घात समुच्चय में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए यानी पी ए की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम 2 के पावर n कर देते हैं, जहां पे n क्या है, अवयवों की संख्या है। अब जैसे यहाँ पे कितने अवयव थे, 1 2 3, तो 2 के पावर हमें कितना करना है, 2 के पावर करना है 3, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि कितना होता है, 8 होता है। अब 8 देखते हैं कि इसमें 8 उप समुच्चय बनेंगे, टोटल 8 समुच्चय होंगे। देखिए हैं कि नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बिल्कुल 8 है। यानी अगर हमें समुच्चय का अगर घात समुच्चय निकालना है और आपसे ये पूछे कि इसमें घात समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो आप 2 के पावर n कर दीजिएगा, जहां n समुच्चय a के अवयवों की संख्या होगी। तो यह मान आपका आएगा पी ए की संख्या, यानी समुच्चय ए के घात समुच्चयों की संख्या। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ बेसिक्स रहे, जिनको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स कॉपी के अंदर व्यवस्थित ढंग से लिख लीजिए। आपके अभ्यास प्रश्न को शुरू करें इससे पहले 1-2 बातें और है, आप जान लीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 5 से लेकर के कितना लिखा हुआ है, आपका 5 से लेकर के कितना, 5 से लेकर के लिखा हुआ है 8। अगर इसको आप खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बड़ा समुच्चय है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बड़ा समुच्चय है तो बड़े समुच्चय का मतलब ये है कि इसको जब अवयवों को इसके लिखेंगे आप, तो इसको कैसे लिखेंगे कि 5 को भी लेना है, 6 को भी लेना है, 7 को भी लेना है, 8 को भी लेना है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। लेकिन अगर एक समुच्चय आपके पास एक प्रकार का अवयव इस प्रकार से हो, छोटा ब्रैकेट सामने लगा हो, लिखा हो कितना, 5 और 8, और एक साइड में बड़ा ब्रैकेट लगा हो, तो छोटा ब्रैकेट जिधर लगा हो उस संख्या को नहीं लिखना है, उसके बाद की संख्या को लिखना है। तो इसको हम जब समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 6 7 8 इस प्रकार से। और यदि आपका समुच्चय छोटा वाला इधर न लग के इधर लग जाए, यानी कि आपके पास कंडीशन ऐसा हो कि 5 दिया हो और 8 और इधर छोटा वाला ब्रैकेट लगा हो, तो इसका मतलब यह है कि यदि आप इसको लिखते हैं तो 5 को लिखेंगे, यानी जिधर बड़ा रहेगा उसे हम खुला अंतराल कहते हैं। बड़े वाले ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, इसको समवृत्त अंतराल, या इसको हम क्या कहते हैं, बंद अंतराल, इसको क्या कहते हैं, बंद अंतराल। और जो आपका ये है इसे हम कहते हैं विवृत, या इसको हम क्या कहते हैं, खुला अंतराल। तो अगर आपके पास ऐसा लिखा हो तो बड़े वाले ब्रैकेट के तरफ के अवयव को लिखते हैं तो 5 6 और 7, लेकिन 8 के तरफ ये छोटा वाला ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसलिए 8 को नहीं लिखा जाएगा। 1-2 बातें और याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी फाई जो होता है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात यह है कि यदि, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है, तो इसका मतलब केवल ये है कि A बराबर क्या है, B के है, A बराबर क्या है, B का है। और अगली बात आप ये नोट डाउन कीजिएगा और ये याद रखिएगा कि कोई भी समुच्चय का अवयव खुद का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। कोई भी अवयव, स्वयं से सोचिए कि कोई भी अवयव खुद का आपका उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ सोच करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आइए चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली 1.3 पर। आपके अभ्यास प्रश्नावली का जो पहला सवाल है, कहता है कि सत्य असत्य आपको बताना है, निम्नलिखित कथन का सत्य और असत्य बताना है। पहला आपका दिया हुआ है, पहले का पहला है कि 1 2 3 प्रॉपर सेट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट कहते हैं। तो यह आपका क्या है, प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट ऑफ 1 3 5। देखिए प्रॉपर सेट का मतलब हमने क्या बताया कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि दूसरे समुच्चय में कोई ना कोई एक ऐसा अवयव हो जो पहले समुच्चय में ना हो। तो 1 यहाँ है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। तो पहला चीज़ कि यह प्रॉपर सेट नहीं है, यानी कि यह कथन क्या है, यह कथन आपका है असत्य, क्योंकि पहला कंडीशन यह है कि A के सभी अवयव B में मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, असत्य है। दूसरे में क्या कहता है कि एक समुच्चय A है और प्रॉपर सेट A B C है। अब इसमें देखिए
समुच्चय ए इस समुच्चय का अवयव इसमें उपस्थित है, यानी यह इसका क्या है, आपका सबसेट है। लेकिन अगर प्रॉपर सेट को देखें तो प्रॉपर सेट क्या इसका है, तो इसमें ऐसे भी अवयव हैं, समुच्चय बी में ऐसे भी अवयव हैं जो कि समुच्चय पहले समुच्चय में नहीं है। इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है, यह कथन बिल्कुल दिया गया कथन बिल्कुल क्या है, आपका सत्य है। अगर इसको असत्य कहे हैं तो यहाँ पे हमें मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह इसका सत्य कथन है। तो यहाँ पे अगर दूसरा देखा जाए तो प्रश्न संख्या 2 आपका क्या कह रहा है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। यह समुच्चय आपके इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आगे कहता है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक यानी कि आपको सुपर सेट यानी कि प्रॉपर सेट और आपको डज नॉट प्रॉपर सेट, ये आपको क्या करना है, दिखाना है। यानी कि आपका उचित उपसमुच्चय है या उचित उपसमुच्चय नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, दिखाना है। पहला अवयव दिया है फाई, तो क्या फाई बी का आपका प्रॉपर सेट है, तो जी बिल्कुल है। फाई जो होता है सभी का क्या होता है, प्रॉपर सेट होता है, क्योंकि बी में फाई, हर समुच्चय में फाई उपस्थित होता है। फाई का मतलब है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो हर समुच्चय में होगा ना, चाहे समुच्चय में अवयव हो या ना होगा तो फाई है ही। तो समुच्चय बी में आपका फाई है तो बोलेंगे जी हाँ सर फाई है। और समुच्चय में कोई ऐसे भी अवयव उपस्थित हैं जो इसमें नहीं है, तो जी बिल्कुल 1, 5 और 9 ऐसे अवयव हैं जो इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए यह इसका प्रॉपर सेट है, यह इसका प्रॉपर सेट है। दूसरा कहता है ए और बी को देखा जाए, तो ए में देखते हैं तो 1, 3 है, बी में 1, 5, 9 है, तो 3 बी में है ही नहीं। पहला ही स्टेटमेंट इसका फेल हो जाता है कि ए के सभी अवयव बी में होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए यह इसका प्रॉपर सेट नहीं है। अगर ए और सी को देखा जाए तो ए में क्या है, 1, 3 है, सी में देखा जाए तो सी में भी 1, 3 है, तो पहले कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। क्या दूसरे कंडीशन को कि क्या सी में ऐसे अवयव हैं जो कि ए में नहीं है, तो जी बिल्कुल 5, 7 और 9 ऐसे अवयव हैं जो ए में नहीं है, अतः यह इसका पालन करता है, अतः यह इसका क्या है, प्रॉपर सेट है। बी और सी को देखा जाए तो पहला कंडीशन क्या कि बी के क्या सारे अवयव सी में हैं, तो जी बिल्कुल 1, 5, 9, 1, 5, 9 जी बिल्कुल है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि बी में ऐसे भी अवयव कम से कम 1, 2, 3, 4 ऐसे अवयव होने चाहिए जो कि आपके बी में ना हो, तो 3 और 7 ऐसे अवयव हैं जो कि बी में नहीं है, इसलिए यह इसका प्रॉपर सेट होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 3 जो दिया हुआ है, देखिए प्रश्न आप अपने बुक से मिलाइएगा, मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो कहता है कि रिक्त स्थान में आपको यही सिंबल, दोनों सिंबल आपको क्या करना है, भरना है। पहला कहता है कि x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का एक क्या है, विद्यार्थी है। मान लेते हैं कि यह रमेश है जो कक्षा 10वीं का क्या है, विद्यार्थी है। और अगला कहता है कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो दूसरे में आपके विद्यालय रमेश, सुरेश जो भी होंगे, आपके विद्यालय के रमेश, सुरेश जो भी और भी सारे होंगे विद्यार्थी, वे सारे के सारे बी में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि रमेश यहाँ भी है, रमेश यहाँ भी है, और सुरेश जैसे 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20 छात्र ऐसे भी हैं जो कि इससे संबंधित नहीं है, अतः यह इसका आपका उचित उपसमुच्चय है, तीसरे का पहला। अब अगर तीसरे के दूसरे को देखा जाए तो तीसरे का जो दूसरा कहता है, तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है, कहता है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में मान लेते हैं कि यह एक समतल है और इसमें स्थित एक वृत्त है, छोटा सा गोला है। आगे कहता है समुच्चय बी कहता है यहाँ पे क्या है, आपका वृत्त है, एक छोटा सा गोला है। और समुच्चय बी कहता है इसमें कि x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक समान समतल में क्या है, एक समान समतल में वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है आपकी 1 इकाई। देखिए इस समतल में कोई एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यह इससे मिले। जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसका तो कोई कंडीशन दिया नहीं है कि 1 इकाई है, तो यह 2 इकाई भी हो सकता है। तो जब यह 2 इकाई हो जाएगा तो इसमें वह उपस्थित होगा ही नहीं, तो तीसरे के दूसरे में आप क्या भर लेंगे, तीसरे के दूसरे में भर लेंगे डज नॉट प्रॉपर सेट, यानी कि पहला जो है दूसरे का प्रॉपर सेट नहीं है, पहला दूसरे का प्रॉपर सेट नहीं है। अगर मैं तीसरे के तीसरे की बात करूं तो
तीसरे का तीसरा कहता है कि x सच दैट x समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मान लेते हैं कि समतल में स्थित एक क्या है, त्रिभुज है, तीन कोने की आकृति, तीन भुजाओं वाली आकृति है। दूसरा कह रहा है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित आयत है। तीसरा कह रहा है कि किसी समतल में स्थित आयत है। तो जी भाई साहब, यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आयत आपके उसी समतल में कहीं भी स्थित हो सकता है। इस आयत से इसका क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें भी आप क्या भर लेंगे, डज नॉट प्रॉपर सेट। अब अगला है तीसरे का चौथा पार्ट है, कहता है x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो। इसके समान ये भुजा, इसके समान ये भुजा। ऐसा त्रिभुज क्या कहला, ऐसा सॉरी त्रिभुज हाँ, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ये तो चतुर्भुज आपका हो गया। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी कोई दो भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो, वह क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। आगे कहता है दूसरा कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो जी बिल्कुल यह समबाहु त्रिभुज है या किसी और समतल में स्थित त्रिभुज है। इसमें कंडीशन आपका नहीं दिया है कि इतना बड़ा से इतना बड़ा होना चाहिए, इसलिए तीसरे का जो चौथा होगा, तीसरे का चौथा होगा उस वह आपका प्रॉपर सेट है। दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सेट हैं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 सवाल आप कर सकते हैं। इस प्रश्नावली का जो चौथा और पांचवा सवाल है उसमें भी आपको उसी तरह से ठीक प्रॉपर सेट है या प्रॉपर सेट नहीं है, ये दोनों प्रतीकात्मक चिन्ह भरना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चिन्ह भरना आपको समझ में आ गया होगा। चिन्ह के भरने को आप दो बातें ध्यान देंगे। क्या? पहली बात कि पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में होना चाहिए। दूसरी बात क्या कि दूसरे समुच्चय में कुछ अवयव ऐसे होने चाहिए जो कि पहले समुच्चय में उपस्थित ना हो, तब उसका प्रॉपर सेट होता है, अन्यथा प्रॉपर सेट नहीं होता है। यदि दो कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तब। इस प्रकार से चौथा और पांचवा आप लोग कीजिएगा। और छठवां का आइए बताते हैं। छठवें में एक समुच्चय दिया हुआ है a बराबर इस प्रकार से, और कुछ सवालों को मैंने यहां पे लिखा है जिसको आपको समझाने के लिए। बाकी अब आइए समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि a एक आपका क्या है, समुच्चय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? आपको क्या बताना है, कारण बताना है। अब यहां पे अगर हम देखें पहला, छठवां का पहला सवाल तो कह रहा है सी डी क्या प्रॉपर सेट ए का है। पहली चीज आपको ए में ऐसा देखना है कि क्या ए में सी और डी अवयव हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको कंफ्यूज किया है कि यहां पे सी डी समुच्चय के एक अवयव, प्रश्नल अपने आप में एक अवयव है, ना कि यह एक समुच्चय है। तो समुच्चय ए के लिए यह केवल व केवल अवयव है, यह समुच्चय नहीं है। और यहां पे आपको समुच्चय के रूप में दिया हुआ है, इसलिए यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। इसके कारण को आप क्या लिखेंगे, क्यों भी बताना है आपको कारण में भी, कि जो आपका दिया गया समुच्चय सी एंड डी है वह समुच्चय ए में बिलोंग्स नहीं करता। ये आपके अवयव के, समुच्चय के अवयवों के रूप में दिया हुआ है, यानी सी अलग अवयव है, डी अलग अवयव है। क्या ए में ऐसा है क्या, सी अलग अवयव और डी अलग अवयव है क्या? नहीं, इन दोनों अवयवों को मिला करके एक अवयव बना हुआ है। लेकिन अगर यहां पे कहे कि क्या सी डी ए से बिलोंग्स करता है क्या, क्या सी डी ए से बिलोंग्स करता है क्या? तो जी बिल्कुल, जो सी डी अवयव है वह ए से क्या करता है, आपका बिलोंग्स करता है। जो सी डी अवयव है वह ए से क्या करता है, बिलोंग्स करता है। अगर बिलोंग्स करता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आपका देखिए दो समुच्चय दिया हुआ है। दो समुच्चय देने का मतलब यह है कि यह इस समुच्चय का एक अवयव है। और अगर कोई भी अवयव, हमने आपको एक प्रमेय में भी बताया था, नियम में भी बताया था, याद रखने वाले बिंदु में भी बताया था कि आपको यह याद रखना है कि कोई भी अवयव किसी समुच्चय का, वह खुद के समुच्चय का क्या होता है, आपका उप समुच्चय होता है। तो जो सी डी है यह एक अवयव है, तो यह अवयव इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा।
यह इस अवयव का उपसमुच्चय होगा। लेकिन अगर यहाँ पे CD एक ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह अलग अवयव है और यह अलग अवयव है, जो कि क्या है, असत्य बात है। तो इस बात को आप लिख लेंगे। बाकी यह भी आपका क्या है, सत्य है, और यह भी आपका क्या है, सत्य है। अगर मैं बात करूं ABE, क्या A बिलोंग्स करता है E से? जी बिल्कुल करता है। क्या B बिलोंग्स करता है? बिल्कुल करता है, B है। क्या E बिलोंग्स करता है? बिल्कुल करता है। तो A B E से संबंधित है। तो यह भी कथन आपका क्या है, सत्य है। अगर इस कथन की बात करें तो यह कथन कह रहा है A B E क्या सबसेट ऑफ A है? तो जी A B E, क्या A B E इस समुच्चय में है? A भी है, B भी है, E भी है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा अवयव है जो इस समुच्चय में है? तो जी बिल्कुल, एक अवयव और है जो इस समुच्चय में उपस्थित है, इसलिए यह इसका क्या होगा, प्रॉपर सेट होगा। अगर मैं बात करूं फाई, तो फाई क्या प्रॉपर सेट ए का है? क्या ए में दो कंडीशन होता है प्रॉपर सेट। अगर यहां पे एक खड़ी पाई ऐसे लगा दिया होता, यानी कहता कि उप समुच्चय है क्या, तो जी बिल्कुल, फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, लेकिन प्रॉपर सेट नहीं होता, क्योंकि यहां पे प्रॉपर सेट के लिए दो कंडीशन चाहिए कि कोई ना कोई अवयव क्या ए में, क्या फाई ए में है क्या, नहीं है फाई ए में है क्या, नहीं है फाई, पहले बात में ही यह कट गया। तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ना कि उचित उप समुच्चय। तो यहां पे लिखेंगे कि फाई किसी भी समुच्चय का उचित उप समुच्चय नहीं होता, और ये लिखेंगे फाई बिलोंग्स टू ए, क्या फाई ए से बिलोंग्स करता है? क्या फाई का जिक्र किया गया है क्या ए से? नहीं किया गया है, तो यह बिलोंग्स नहीं करता। तो लिख लेंगे कि चूंकि फाई जो आपका दिया हुआ है वह समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 6 को हल कर सकते हैं। अगला है आपका प्रश्न संख्या 7, कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। जो आपका पहला है, पहले का दिया हुआ है ए। अब उप समुच्चय लिखने का तरीका हमने बताया था PA, और सभी समुच्चयों को अलग अलग लिख लेंगे। तो इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? पहला उप समुच्चय क्या हो जाएगा, फाई, और दूसरा उप समुच्चय क्या हो जाएगा, ए। तो इसका घात समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय। तो समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना है, और समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों को हम घात समुच्चय कहते हैं। तो इसका उप समुच्चय फाई को तो लेना ही लेना है, चाहे किसी भी दशा में फाई को छोड़ना नहीं है। कब? जब उप समुच्चय की बात होगी तब। दूसरा कह रहा है AB, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका A और B दिया हुआ है। इसका आपको क्या लिखना है, PA लिखना है, यानी घात समुच्चय लिखना है। सबसे पहला नंबर तो आप लिख लेंगे क्या, सबसे पहला नंबर लिख लेंगे फाई। दूसरा नंबर क्या लिख लेंगे, पहले एक एक अवयव को लिख लेंगे A, और फिर क्या लिख लेंगे, B लिख लेंगे। फिर उसके बाद अवयवों को दोहरा करके लिख देंगे। एक आपका हो जाएगा AB, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, BA। नहीं, बस हो गया। BA लिखे चाहे AB लिखे, कोई बात बराबर है, समान समुच्चय दोनों हैं। तो इसका जो उप समुच्चय होगा, इन समुच्चयों का जो उप समुच्चय होगा वह फाई होगा, A होगा, B होगा और AB होगा। तो इस प्रकार से इसके घात समुच्चय को लिख सकते हैं। और जो तीसरा आपका होगा, तीसरा कह रहा है कि क्या A, B और C हैं, तो A, B और C का लिख करके हमने बेसिक क्लास में आपको बताया हुआ है, वहां से आप लिख लेंगे। और चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है फाई। चौथा आपका सातवां का चौथा आपका क्या है, चौथा आपका दिया हुआ है फाई। तो फाई का उप समुच्चय हमेशा क्या होता है, फाई का जो उप समुच्चय होता है वह फाई ही होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका जो 1.3 था उसके सभी सवालों को हमने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक प्यारा सा कमेंट यदि पसंद आया तो जरूर लिखें, और साथ ही साथ अगर आपको यूजफुल वीडियो लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।